जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेट न्यूज़। आज पंजाब में अगर हम देखें तो काफ़ी किसान और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सड़कों पे थी इस बिल के विरोध को लेकर। लेकिन क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि ये बिल पहले क्या था और अब इसमें कौन सी नई चीज़ें आई हैं, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो किसानों के हक में हैं और कौन सी हैं जो उनके हक में नहीं है? किसी ने ये जानने की कोशिश की। तो इसी सिलसिले में आज हम चाहते हैं कि द नेट न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चले कि एक्चुअल में जो किसान जो बिल बना है, जो पहले था या जो अब उसमें जो चेंजेस आए हैं या फिर जो नया बना उसमें है क्या। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं आईडीएफ के अध्यक्ष सम्राट खोसला, और भली भांति वो जानते हैं, जुड़े हैं किसानों से, क्योंकि वो खुद भी उनके पास काफ़ी ज़मीन है और किसान किस तरह से काम करता है, या फिर चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या फिर किसी और कंस्ट्रक्शन लेवल पे या किसी और ज़मीन का काम जो होता है उससे जुड़े हुए हैं। तो बात करेंगे उनसे। सबसे पहले तो सर स्वागत है द नेट न्यूज़ में आपका। शुक्रिया। मेरे तरफ से सभी श्रोताओं को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जी। सम्राट जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बिल है क्या जिसकी वजह से आज अगर पंजाब की बात करें तो बहुत से किसान सड़कों पर हैं, और ऐसा क्या इस बिल में आ गया एकदम से कि किसानों को लगा कि नहीं अब ये हमारे बस का नहीं है, ये बिल हमने बदलना है, या फिर पहले वाले बिल से कैसे ये डिफरेंट है, पहले में क्या था इसमें क्या, ये थोड़ा सा तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को। कृषि संशोधन बिल जी, जिस पे अभी पूरा पंजाब हमारी सियासत गर्म हो रखी है, और इस हद तक गर्म हो रखी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अपनी सफाई भी देनी पड़ रही है। अगर मैं अपनी राय दूं, क्योंकि मैं खुद भी इस खेती से जुड़ा हुआ हूं और मैं इस प्रोसेस के अंदर ही इन्वॉल्व रहता हूं, और काफ़ी जो हमारी कृषि से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि कृषि सिर्फ अनाज को उगाना ही नहीं है। जब तक वो आपकी प्लेट्स तक नहीं पहुंचता है तब तक वो कृषि, वो पूरी प्रोसेस है। और आज अगर सब ये लोग कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी बिल है, तो मैं इसमें कहूँगा ये पूरी तरह से किसान विरोधी बिल नहीं है। ये भी कहना गलत होगा कि ये बिल पूरी तरह से ही किसान विरोधी है, पर कुछ जो प्रॉब्लम्स इसमें, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर किसानों की आपत्ति है, किसान अपनी जगह पर भी सही हैं। उन चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए और उन पे जो संशोधन है उसकी ज़रूरत भी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो विरोध हो रहा है सड़कों पर, आपने जैसे कहा कि दो धड़े हैं उसमें। एक तो है किसान जो खुद के खेती से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और दूसरे जो हैं वो है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए। देखिए, आज मैं सिर्फ किसान की बात करूंगा, और किसान में भी मैं छोटे किसान की बात करूंगा। अगर हम इस बिल को डीपली स्टडी करें तो हम सीधा सीधा एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमारी मार्केट्स को ओपन अप कर दिया गया है। यानी कि जो प्रोसेस बड़े फार्म्स के साथ चलता था वो अब छोटे फार्मर्स को भी उस प्रोसेस में आना पड़ेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, पर अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस चला रहे थे, आप जैसे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आईटीसी है, अडानी ग्रुप है, बड़े बड़े हाउसेस हैं। ये एक बड़े लैंडलॉर्ड के साथ जो ऑलरेडी आप देखिए, जैसे लेज है, लेज के चिप्स बनते हैं, बिल्कुल जो वो क्वालिटी का चिप्स है वो बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लेज, आईटीसी ऐसी कंपनीज हैं, वो किसानों के साथ और बड़े लैंडलॉर्ड्स के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर उसकी प्रोडक्शन होती है, क्वालिटी एग्रीमेंट्स होते हैं, और क्वांटिटी और क्वालिटी अश्योरेंसेस होती हैं। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि क्या छोटा किसान इतने ज़्यादा पैमाने तक एजुकेटेड है? क्या वो इस लेवल तक वो एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कर पाएगा? आज आप देखिए कि ये जो अगर इस बिल में आप देखते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया है, एक हाउस है, कॉन्ट्रैक्ट हाउस है, और एक छोटा किसान है, कल को इनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है क्वालिटी को लेके, पेमेंट्स को लेके या एग्रीमेंट को लेके, तो यहाँ पर जो एडजुडिकेशन है या फैसला करने की ताकत एक लोकल ऑफिसर को दे दी गई है। वो किसान जो 800 रुपये या 1200 रुपये या 2100 रुपये की एमएसपी के पीछे जो अपनी फसल बेचने के लिए था, वो आज आने वाले दिनों में क्या वो इन ऑफिसर्स के आगे पीछे घूमेगा या अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेगा? तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सरकारों को कि सारा बोझ
सर्विस प्रोवाइडर पर नहीं डाल देना चाहिए। अपने सिटीजन्स के ऊपर सारा आप बोझ डाल दें, डेवलपमेंट का बोझ डाल दें। सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। ये बिल पर पूरा इसको गहन विचार करना चाहिए और उसके बाद जो आउटकम होता है उस पर अपने जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें किसानों की यूनियंस हैं, सिर्फ किसान यूनियंस नहीं हैं, ट्रेडर्स भी हैं। बिल्कुल। और ट्रेडर्स के बाद ट्रेडर्स तो बाद में है, पहले फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। बिल्कुल। क्या उनके साथ इनका एक इकोसिस्टम बनाया जा सकता है? और जब तक ये इकोसिस्टम नहीं बनेगा तब तक आप जितने मर्जी बिल ले आएँ, जितने मर्जी संशोधन कर लें, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और हमारी विडंबना भी यही है आज। आपने बात की एमएसपी की। किसानों को कहा जा रहा है कि पहले आपके पास एमएसपी थी, जो समर्थन मूल्य होता है वो आपको मिलेगा। अब जो है किसानों का ये कहना है कि उसमें एमएसपी नहीं है, लेकिन जो सेंटर में बैठी गवर्नमेंट है उसका कहना है कि एमएसपी है। ये उन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? क्या चीज़ है, नहीं है, या फिर किसान गुमराह है? क्या है इसमें? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक बड़ी क्लियर सी एक इंडिकेशन है, एमएसपी होना या नहीं होना सवाल यहाँ नहीं उठता जी। सरकार अगर कह रही है कि 23 आइटम्स में एमएसपी है, पर ऐसी बहुत ऐसी आइटम्स थी, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनमें एमएसपी नहीं थी, उन पर भी तो ट्रेड हो ही रहा था। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो एक ट्रेडिशनल वे से एक मंडी में सामान जाता था और वहाँ पर जो वहाँ का आड़तिया था या वहाँ पे कमीशन एजेंट्स थे, वो लोग अपना उनसे खरीदते थे। देखिए, वो भी एक सिस्टम का पार्ट थे। एक किसान को कुछ पैसे चाहिए होते थे तो आज की डेट में इमीडिएट जो मनी है वो कहाँ पे अवेलेबल होता था? किसान ने तो मंडी में जाके रख देना है, उसके बाद वो आगे की हेडेक जो है वो उसकी कमीशन एजेंट की है। ये सारा एक सिस्टम ट्रेडिशनल वे में चल रहा था। और मैं यहीं पे कहना चाहूँगा कि बदलाव की तो ज़रूरत हर वक्त होती है, बदलाव तो आने ही चाहिए। अब एमएसपी की अगर बात करें, एमएसपी मान लीजिए रख भी दी गई हो, एमएसपी के ऊपर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ गई, आपस में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, कि क्वांटिटीज़ और क्वालिटीज़ में डिसएग्रीमेंट हो गया, तब आप बताइए कि इसका समाधान कैसे होगा। ये कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एमएसपी मान लीजिए आप एमएसपी अभी आप कैश क्रॉप्स की बात करेंगे, जिस पे आपकी गेहूँ आ जाती है या आपका गन्ना आ गया, या आप अभी तो ऐसी बहुत क्रॉप्स हैं जैसे कॉफ़ी है, टी है, इनकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम वो बात कर रहे हैं जो हमारी मंडी में ज़्यादा ट्रेडेबल आइटम्स हैं पंजाब के हिसाब से। यस जी। सम्राट जी, एक चीज़ मेरे को ये बताइए कि बिल अगर हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों है, और अगर हित में नहीं है तो किसान सड़कों पे क्यों है? किसान कौन सा ऐसा रास्ता अपनाए कि जो उसको प्रॉब्लम्स हैं या जो जिससे उनका फायदा है वो डायरेक्ट किस प्लेटफॉर्म पे जाए ताकि उसकी बात सुनी जाए, बजाय कि यूं सड़कों पे धक्के खाए जाएं या ऐसे धरने प्रदर्शन लगाए जाएं जो कि एक दिन लगे, 2 दिन लगे और उसके बाद खत्म, बात वहीं की वहीं ढाक के 3 पात। तो क्या एक सोल्यूशन पर्टिकुलर क्या होना चाहिए? देखो, मैं फिर से वही बात करूंगा कि आज हम बात करेंगे जो किसान हैं जी। मैं उन राजनीतिक अदारों की या उनकी पार्टियों के जो द्वारा दिए जाने वाले प्रदर्शन हैं, मैं उन्हें किसान नहीं मानता। जो आज किसान सड़क पर है, मेरी बात उनसे मैं भी वही कह रहा हूँ कि उनको कौन सा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए उन किसानों को, खासकर उनकी बात कर रहा हूँ जो खुद अपने हाथों से खेती करते हैं, जो एक्चुअल में किसान हैं, जिनकी जीविका ज़मीन से चलती है, उनको कौन सा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए ताकि ये जो सब गड़बड़ है ये एक लेवल पे आ जाए और किसान को पता चल जाए कि उसके हक में क्या है और उसके खिलाफ क्या है? देखिए, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जी। लोकतंत्र में इस लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी हमारे प्रतिनिधियों की होती है, जो प्रतिनिधि हम अपने वोट का राइट एक्सरसाइज करके या वोट डाल के उन्हें संसद में भेजते हैं, और ये सारी जिम्मेदारी है उनकी इस देश को किस तरह से चलाना है। अब ये डेमोक्रेटिक सेटअप को लोकतांत्रिक तरीके से जो हम इस सिस्टम को चलाएं, उसमें लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए भी हमारे को लोकतांत्रिक ढंग ही अपनाने पड़ेंगे। अगर आज हम कहें कि सड़कों पर बैठ के और हम धरने लगा लें, चक्के जाम कर लें, तो इससे मैं सबसे पूछना चाहूँगा, अब अंग्रेज़ तो कोई है नहीं कि वो परेशान होंगे।
अब तो हमारे ही लोग हैं ना। आ जाके उस तरफ भी हम हैं, इस तरफ भी हम हैं। हाँ, और परेशान कौन हो रहा है? हमारी हम अपनी लोग। पब्लिक। बिल्कुल। इसका हल ऑफिसेज में निकलेगा और हमारी किसानों में से लीडरशिप निकले बाहर। ऐसा नहीं है कि किसान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब ये बिल बैठ के पढ़ सकते हैं। और जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, उनके सुझाव बनेंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर अगर बिल पास हो गया तो कोई तुगलकी फरमान पास हो गया। जब हम सड़कों पर आके प्रदर्शन करते हैं तो हमारी फोकस ही हट जाती है वहाँ से। जब बदलाव करने की स्टेज पर एक बुद्धिजीवी समाज का काम यही है कि उसमें से आपको जो सही चीज़ें हैं और उसको पहुंचाने के लिए भी एक पेन वर्क करना पड़ता है, एक ऑफिस में बैठना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस टेबल पर बात करनी पड़ती है। पर जब आप सड़कों पर धरने लगाने शुरू कर देंगे, जाम करेंगे, तो वो तो बात हो ही नहीं पाएगी, आप एक डेडलॉक में फंस जाएंगे। आपका इशारा सीधा सीधा इलेक्शंस की तरफ है कि आप अपने प्रतिनिधि ऐसे चुनिए कि आपको जब दिक्कत हो तो वो आपके हक में पार्लियामेंट में जाके बोल सकें और ऐसे जो कानून बनते हैं उनमें चेंजेस आ सकें। बदकिस्मती हमारी ये है कि सारी हमारी यूनियंस के जो लीडरशिप है वहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से वहाँ पर काबिज होते हैं। बिल्कुल। और जब वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है तो वो एक ही, जिसको हम एक इंग्लिश में टर्म यूज़ करते हैं, टनल विजन, कि बस सिर्फ हमें वही दिख रहा होता है जो पीछे से एक आप अगर एक पाइप उठाएं तो पीछे से देखें तो वही आगे दिख रहा होता है, आप एक वाइड विजन नहीं ले पाते। तो हमें आज अपने वाकई में अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं तो लोकतंत्र में हमारे इंटेलेक्ट की, हमारे बुद्धिजीवी लोगों की हमें कदर करनी सीखनी चाहिए, जो आपको सही दिशा में लेके जाएं और सही आपके लिए आने वाले दिनों की पॉलिसीज़ बनाएं। ना कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं, आज अगर हम सड़कों पर बैठे हैं, कल को अगर आप कहें कि हम कहीं पर जाएंगे और वहाँ पर कुछ ऐसी बात हो जाती है, जैसे आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, और ऐसे प्रदर्शनों में क्या होता है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, वो घुस जाते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आपका सारा का सारा फोकस जो है वो ख़राब हो जाता है। सम्राट जी, आप IDF अध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र आपको अभी तय करना है, आप बहुत सी बारीकियां भी देख रहे हैं। तो इस किसान बिल को लेकर अगर मैं बात करूं तो IDF का क्या नज़रिया है और IDF की क्या आइडियोलॉजी है कि किस तरह से इसको मतलब ठीक किया जा सकता है, या फिर जो बिल पास हुआ है उसको समझाया जाए किसानों को कि इसमें क्या और क्या नहीं। देखिए, IDF की तरफ से हमारा एक सजेशन लेटर है, हम वो तैयार कर रहे हैं और वो रिप्रेजेंटेशन हमारी PMO को अभी जाएगी और इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को अभी वी आर सेंडिंग इट। और अगर हमें लगेगा कि इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो कोर्ट्स आर ऑलवेज ओपन। हम इस पॉलिसी को, इस आने वाले एक्ट को, देखिए एनी एक्ट इज़ अ ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। आज हो सकता है कि आज किसी एक्ट की ज़रूरत है और आने वाले कई सालों में हमारे को उस एक्ट की ज़रूरत ना हो। समझदारी इसी में ही है कि हम आने वाले 20, 25, 30, 50 साल की आगे की प्लानिंग करके चलें, बना के रखें। जी बिल्कुल। और अगर आज वो विजन नहीं होगा हमारे पास तो पॉलिसीज़ तो आप देखेंगे अगले 3-4 साल में ही वो फेल होगी। ऐसी बहुत पॉलिसीज़ आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है और एक किसान बिल है, कल को कुछ और बिल भी बनेंगे जब तक कोविड रहता है, जब तक कोरोना रहता है, तो क्या इस तरह के प्रदर्शन खतरनाक हैं कोविड के चलते, या फिर कुछ अलग तरीका निकालना चाहिए कि कोविड के जो नियम बनाए गए हैं उनको भी फॉलो किया जाए और अपना विरोध प्रदर्शन भी जो जताया जाए? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आप कहेंगे कि कोविड के दौरान ऐसे बिल की ज़रूरत है या नहीं है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो किसान को पहले भी बहुत खुश नहीं था। किसान पहले से भी कर्ज़ों में थे। मैं फिर से कहूँगा कि मैं बड़े लैंडलॉर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं उस छोटे किसान की बात कर रहा हूँ जिसको अपने 2 साइकिल की फसल से घर की इनकम चलती थी, अपना भी राशन चलता था। तो अगर ये ऐसे बिल की आप बात करेंगे तो ऐसे बिल टाइम टू टाइम ज़रूरत है। पर आज अगर हम इस पे बात करें कि इनके बाद ये बिल आ गया है, इसमें कुछ विरोध है या इस विरोध को हमें कैसे जाहिर करना है, तो अब वो टाइम नहीं रह गया कि सड़कों पर उतर के हम हल्ला करें। काफ़ी गैदरिंग हो गई है सड़कों पे, बहुत लोग आ गए हैं और कोविड तो इस चीज़ में मतलब माहिर है एक तरह से, जहाँ पे भीड़ होगी वो ज़्यादा फैलेगा। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये एक सही रास्ता है? देखिए, किसान तो इस धरती के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि भू
जी। आपका जो किसान है वो आपका अन्नदाता है। और अन्नदाता अगर आपका आज कोविड से ग्रस्त होके बीमार हो जाता है और एक वाइड पॉपुलेशन आपकी बीमार हो जाती है, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। अभी आने वाला आपका सोइंग सीज़न अभी आने वाला है, आपकी बासमती की फसल अभी आपकी शैलरों में से आने वाली है, आपको उनके पैसे आने हैं। तो हमें मैं तो अपने किसान भाईचारे को यही कहना चाहूँगा कि जो एसोसिएशंस में बैठे अपने लोग हैं और जो आपके लीडर्स आगे बनते थे, हमें इन्हें बिठाना चाहिए, इन लोगों की ड्यूटीज़ लगानी चाहिए और इनमें से भी इंटेलिजेंट लोगों को जो वहाँ पर जाके अपना सही पॉइंट रख सके, अपनी राजनीतिक प्रायोरिटीज़ को पीछे रख के आने वाले फ्यूचर के बारे में वहाँ बात कर सके, ना कि हम अपने किसानों को बीमारियों में एक्सपोज कर दें और आने वाले दिनों में देखें बेचारे यही बीमार पड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इस बिल पर इतनी बेबाक चर्चा की। और जाहिर सी बात है कि अगर किसान भाई भी हमें सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उनको ये इस चीज़ का एहसास या पता चला होगा कि एक्चुअल में बिल पे हमें किस तरह से सोचना चाहिए। जी, मैं सारे किसान भाईचारे से फिर से कहना चाहूँगा कि मैं खुद भी एक किसान हूँ और हम सबको इस टाइम पे ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये बिल आ गया तो पॉलिसी का अंत हो गया। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि लोकतंत्र हमसे है और हमें वो एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। और अगर आज हम वो बनाने में फ़ेल हो गए तो फिर आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो लोकतंत्र में हम हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों से ही ये देश चलता है। अगर कोई पॉलिसी या कोई बिल ऐसा बन जाता है तो वो आखिरी नहीं है, उसके बाद भी बहुत सी पॉलिसीज बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो आईडीएफ के अध्यक्ष सम्राट खोसला जी ने कही वो ये कही कि कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। अगर बिल में कहीं किसान भाइयों के लिए कोई गलत नीति है तो उसको कोर्ट के रास्ते सुलझाया जा सकता है। कैमरामैन मुनीश के साथ संजीव मंगोत्रा, द नेट न्यूज़, पठानकोट।